नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कुछ ही वक्त में कोलकाता में पीएम का रोड शो भी होगा। कोलकाता में पहली बार नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। 2 किलोमीटर के रोड शो से पश्चिम बंगाल की 9 सीटों को साधने की कोशिश है। इन सीटों पर 1 जून को मतदान है आखिरी चरण का। और इससे पहले पीएम मोदी ने जाधवपुर में रैली के दौरान टीएमसी पर हमला बोला। बंगाल में टीएमसी का टेरर मॉडल है, कहा टीएमसी ने संतों पर हमले किए और संदेश खाली में अत्याचार हुआ। टीएमसी वोट बैंक की खातिर सीए का विरोध कर रही है। 7वें और अंतिम चरण में कोलकाता समेत उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले की कुल 9 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होना है। इन सभी 9 सीटों पर 2019 में टीएमसी की जीत हुई थी। सभी सीटों पर टीएमसी काबिज है। इस लिहाज से आखिरी चरण की ये 9 सीटें काफी अहम मानी जाती हैं और टीएमसी के इस गढ़ में बीजेपी के पास बढ़त बनाने का मौका भी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा तो दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और खुद ममता बनर्जी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे होंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कोलकाता में ही पदयात्रा में अपने कैंडिडेट के लिए वोट की अपील करती नजर आएंगी। पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों में गया हूं। मैं लगातार देख रहा हूं, इस बार टीएमसी और इंडी वालों के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने वाले हैं। 4 जून को जाधवपुर और कोलकाता, पूरा बंगाल बड़ी संख्या में कमल खिलाने जा रहा है। और ऐसे में दहाड़ के सवाल, क्या आखिरी चरण मोदी बदल पाएंगे बंगाल का समीकरण? बाकी एक चरण बंगाल में मुस्लिम वोटों पर भी क्या ये रण हो रहा है? टीएमसी और इंडी गठबंधन के खेले क्या ध्वस्त हो पाएंगे? क्या दीदी इस बार बचा पाएंगी अपना गढ़? क्योंकि ये 9 सीटें जहां टीएमसी ने सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को पिछली बार शिकस्त दी थी। और हर चुनाव में आखिर बंगाल का रक्त चरित्र क्यों दिखता है, ये भी एक अहम सवाल, क्योंकि आज भी बीजेपी कुछ प्रचार रथों पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। अनिरुद्ध सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, श्याम पुरोहित जी, प्रवक्ता टीएमसी के कुछ ही वक्त में हमें ज्वाइन करेंगे। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में हैं और सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनिरुद्ध जी आपसे ही, 9 की 9 सीटें टीएमसी ने पिछली बार जीती थी, इस बार कितनी लड़ाई? और खास करके बशीरहाट में भी ये 9 सीटों में से एक सीट जो है संदेश खाली से जुड़ी हुई बशीरहाट भी है। संदेश खाली का संदेश कहां तक जाएगा? आयुष जी, 2014 का चुनाव हुआ तो 272 पार का नारा दिया गया। मोदी जी ने कहा कि 272 पार आएंगे, तब भी लोग संशय करते थे। 2019 में इस तरीके 300 पार का नारा दिया गया, तब भी संशय करते थे। पश्चिम बंगाल में 2014 की लोकसभा हमारे पास कितनी सीट आई? 2019 में हमारे पास 18 सीट आती है। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता है। अभी के करंट के इलेक्शन में हम लोग जो करंट की सीटों तो रिटेन करेंगे, बाकी पश्चिम बंगाल से हम उनकी सारी सीटें छीन लें, क्योंकि संदेश खाली, जितना ज्यादा टीएमसी ने वहां कीचड़ खिलाया है, कीचड़ जितना ज्यादा फैलाया है, उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। आप उनके देखिए, शिक्षा मंत्री वो जेल में, राशन के घोटाले में उनके फूड मिनिस्टर वो जेल में, उनके भतीजे ममता बनर्जी जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके ऊपर ढेर सारे करप्शन के लेगेसी करप्शन के चार्ज है। ममता बनर्जी के ऊपर तुष्टीकरण के तमाम आरोप ऐसे हैं कि जो आरोप अगर कोई भी जाके वहां देखे किस तरीके से है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे लचर है। संदेश खाली की घटना देखिए, वहां पे न महिलाएं सुरक्षित हैं, ना वहां पे बच्चे सुरक्षित हैं। डेवलपमेंट का कुछ ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपमेंट इतने साल से वो गवर्नमेंट चला रही है तो कोई वहां पे डेवलपमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एक कायदे सी योजना, आयुष्मान कार्ड का लीजिए, मनरेगा का लीजिए या पीएम किसान लीजिए, सही ढंग से लागू नहीं हो पाती, कहीं न कहीं अड़ंगा लगाती हैं। वहां पे अगर देखिए जांच एजेंसियां जाती, मारपीट होते हैं। वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से मारपीट, कितना रक्त रंजित इतिहास उन्होंने बना दिया ममता बनर्जी। और सबसे बड़ी ताज्जुब बात, जिस लेफ्ट पार्टी को वो रक्त रंजित इतिहास को वो छोड़ने की बात कर रही थी, उसी को उन्होंने कल्चर को अपना लिया। तो जाहिर सी बात, जितना ज्यादा कीचड़ वो फैलाएंगे उतना ज्यादा कमल वहां खिलेगा। वहां भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें, जितनी सीटें हमारे पास है लगभग उसकी डबल सीटें हम लोग वहां पे जीतेंगे।
संजीव कौशिक जी, सवाल यही, आखिर इंडी अलायंस की जो बैठक होनी है 1 जून को, इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी दलों के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन टीएमसी उसमें शामिल नहीं हो रही है। इसके पीछे रणनीति क्या दिखती है, या कोई संदेश भी इसमें छुपा हुआ है? संदेश इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। मूल बात यह है कि टीएमसी भी भले बाहर से वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो भी इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा के तौर पे अपने आप को मानती ही है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रणनीतिक तौर पे यदि दो पार्टियां एक साथ मिलकर के यदि चुनाव लड़े वहाँ पे, तो कोई तीसरी पार्टी आके वहाँ पे अपना जगह सुनिश्चित कर लेती है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यही कंडीशन, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रही है और पंजाब में अलग अलग लड़ रही है। अब दोनों पंजाब में यदि एक साथ लड़ रही तो विश्लेषण करने वाले ये बात जानते हैं कि दोनों एक साथ पंजाब में यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ती तो जैसा कि बीजेपी और बीजेडी एक साथ होती तो उसका फायदा जो भी थर्ड पार्टी होती है उसको हो जाता। ये एक रणनीति का हिस्सा है और राजनीति में ये चलता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन जब वोटिंग का वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद की ये बैठक 1 तारीख को ही ये बैठक बुलाई गई है, उसमें शामिल ना होना क्या नाउमीदी नहीं है कि टीएमसी को ये लग नहीं रहा कि इंडिया अलायंस वो आंकड़ा हासिल कर पाएगी? ये कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि नाउमीदी के कारण को भी यदि मान लिया जाए कि यदि सरकार नहीं बन रही है तो भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाएगी ना। टीएमसी किसी भी कंडीशन में नहीं जाने जा रही है, तो भी वो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा रहेगी। बिना शामिल हुए बैठक में कैसे हिस्सा है वो? मैंने कहा कि ये पहले एक तो रिजल्ट आ जाए, और ये बैठक में यदि वो शामिल नहीं हो रही है तो सीधा ये अंदाजा लगा लेना कि नहीं वो इस गठबंधन में नहीं है या इसके अगेंस्ट में, तो फिर वो देखिए, जैसे अभी आप ने कैलकुलेशन बताया कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे की क्या रणनीति है? अगर टीएमसी शामिल नहीं हो रही तो आपको व्यक्तिगत तौर पर कारण क्या लग रहा है? वो एक ऐसे वक्त में जहां कोई राजनीतिक संदेश जाने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, वोट पर असर पड़ जाएगा इसका कोई संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है वहां पर। और बंगाल में विधानसभा चुनाव में भी वक्त है। देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, वो देख रही है कि वेट एंड वॉच किस तरह के रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट के बाद में यदि समीकरण बनता हुआ दिखेगा निश्चित तौर पे, और ये बात बिल्कुल सही है कि गठबंधन में तमाम अलग अलग पार्टी के नेता अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आए, सारी की संभावनाएं इस पर निर्भर करती है कि रिजल्ट पॉजिटिव यदि आता हुआ दिखाई दे रहा है तो सारे एक साथ रहेंगे। ये बात भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि रिजल्ट मजबूत नहीं दिखाई दे तो उस परिस्थिति में बहुत सारी उसमें नेगेटिव पॉजिटिव होने वाले जो होंगे वो होंगे ही होंगे। श्याम पुरोहित जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन सर्वेश पाठक जी, उससे पहले सवाल आपसे ही हमारा, स्वयं पुरोहित जी हैं, माफ कीजिएगा। सर्वेश जी, सवाल यही कि आखिर बंगाल में रक्त चरित्र का ये सिलसिला कब रुकेगा? जब तक लेफ्ट की सरकार थी तब तक विपक्ष या टीएमसी खुद उसकी भोगी रही। अब जब टीएमसी की सरकार है तब भी वो पैटर्न बदल नहीं रहा है। देखिए, पैटर्न बदल नहीं रहा, और दुख की इतनी बात है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और महिला मुख्यमंत्री के होते हुए जब चुनाव 2021 में हमने देखा था वो जीती थी, तो किस तरह से बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता थी उसके साथ रेप की घटना, ये आम बात नहीं है। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला को उसके पोते के सामने में रेप किया गया, और ये घटना सुप्रीम कोर्ट वो महिला सुना रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये मुख्यमंत्री कितनी, मतलब जो एक कहते हैं ना अराजकता को पार कर देना, किस तरीके से राज्य को लेके जा रही है। आप राजनीति करिए, आप राज्य में फुल फ्लेज बहुमत से हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति आज तक कोई पार्टी नहीं की। हाँ, 1980 में आपको याद होगा कांग्रेस ने 9 राज्यों की सरकारों को हटा इसलिए दिया था कि उनका एक लॉजिक था कि जब ये सेंटर में नहीं जीते तो इनका स्टेट में रहना कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये रेप की घटना या फिर रक्त रंजित जो आप बोल रहे हैं चुनाव के बाद, ये कहीं की सरकार ने नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो ठीक है, टीएमसी या फिर लेफ्ट की आप बात कर रहे हो कि भुक्तभोगी रही है, तो भुक्तभोगी रही है तो जो दूसरी पार्टी उनकी ऑपोजिशन है उस पे ऐसा करेंगी। कब तक आप करोगे? आप देख लो, कल उसका आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। जो भी काडर है जिस वजह से भी हो रहा है, पहले लेफ्ट में था, अब इस सरकार में भी ऐसा देखा जा रहा है, तो वो तो बीजेपी की सरकार में सही हो जाएगा, ये कैसे हम मान लें? हालांकि दूर की कौड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई है। आपने सही बोला, बीजेपी का शासन इतने राज्यों में रहा है, आप कहीं भी उठा के देख ले। अभी बीजेपी हिमाचल हारा, क्या ऐसी घटना कहीं आपको दिखा? अभी हिंसा का रूप अलग हो सकता है, लेकिन मणिपुर में भी हमने तस्वीरें देखी हैं। कह रहा हूं कि राजनीतिक हिंसा या हिंसा, वहां की तस्वीरों को आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। मणिपुर की घटना, मैं वही कह रहा हूं, आप उसको अलग अलग खांचे में रख, नहीं पाठक जी, अलग अलग खांचे में उसको रख सकते हैं, लेकिन आखिरकार इंसान की जान तो जा ही रही है।
देखिए इंसान की जान जा रही है। यहाँ पे मैं चुनाव के बाद की हिंसा की बात करता हूं, जो रक्त रंजित की बात स्वयं कर रहे पुरोहित हैं जी, ये आखिर एक फेज नहीं गुजरा है पश्चिम बंगाल में जहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने न आए। आज भी दिखा कि कुछ बीजेपी के प्रचार वाहन थे, उन पर पत्थरबाजी कर दी गई। बंगाल में ये इतिहास कब बदल पाएगा, ये तस्वीर कब बदलेगी? नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के समय में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। जिस तरह से केंद्रीय वाहिनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले कल जो 25 तारीख को जो चुनाव था उसके अंदर में इनके खुद के नेता वहां पे एक महिला के ऊपर में अटैक करते हैं। वो महिला बेहोश हो जाती है, फिर गांव वाले उसके अगेंस्ट के अंदर उनके विरुद्ध जाते हैं, जाकर के इस तरह का काम। तो ये जो माहौल खराब करने की कोशिश का जो षड्यंत्र है, आप जब ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो प्रवक्ता जो बैठे थे ये बोल रहे थे, ये महिला के बारे में, नारी सशक्तिकरण की बहुत बड़ी दीवार दे रहे थे, प्रेरणा के बारे में एक सवाल, एक जवाब उनसे नहीं निकलता है। साक्षी मलिक जो जिसने देश का माथा गौरवान्वित किया, दिल्ली में बैठी थी 2100 रुपए का प्रोटीन शेक के लिए, ब्रिजशरण सिंह ने उस बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया, उसके बेटे को टिकट दे दी भारतीय जनता पार्टी, और आज बात करती है नारी सशक्तिकरण की। इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं ऐसा नहीं करेगा। ये जो चुनाव है 24 का, ये महंगाई संविधान चुनाव है, इस चुनाव के अंदर इस तरह का संदेश रच करके 14,000 रुपए संदेश खाली की महिला को दिएगा, उनसे आगे करने के लिए पश्चिम आने वाले चुनाव में दे चुकी है। और 1 तारीख को जो चुनाव है, सारी की सारी सीटें पार्टी जीतेगी। 1 तारीख को जो चुनाव होगा, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी उस दिन। तो जो नतीजे जनता पार्टी। ठीक है अनिरुद्ध जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर। जी, उत्तर कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। मैं आता हूं, स्वयं जी आता हूं। जो आपने सवाल उठाया, संदेश खाली का मुद्दा है और महिला पहलवानों का मुद्दा बीजेपी भूल जाती है, आरोप। अनिरुद्ध जी, देखिए, सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मुद्दों को ध्यान में रखती, सारे बार बार स्पष्ट बोला कि किसी को बचाने का कोई, 1 मिनट सुन लीजिए ना, मैंने बोला नहीं आपके बीच में, आपका आवाज वैसे भी नहीं आ रही साफ, तो सारे मुद्दों को ध्यान में रखते। का ऑडियो भी सही करिएगा। हाँ, आपकी आवाज नहीं साफ आ रही, मैं बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए जी। तो उसमें किसी के ऊपर, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसमें किसी को बचाया नहीं जा रहा। एक बात है, अभी संजीव कौशिक जी ने कहा कि स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि टीएमसी साथ में नहीं है। भैया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का अगेंस्ट कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और पश्चिम बंगाल में साथ में लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, पंजाब में अलग से चुनाव लड़ रही है। इनके बीच में बात स्ट्रैटेजिक हिस्सा नहीं है, इनके बीच में ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है, इनके बीच में केवल परिवार की एक लेगेसी, उसको बढ़ाना है, और करप्शन की एक लेगेसी, और कुछ भी नहीं है। और टीएमसी रहेगी पश्चिम बंगाल के अंदर। टीएमसी आप देखिए बीजेपी किस तरह ग्रोथ कर रही है, हर चुनाव दर चुनाव हमारा वोट टर्नआउट बढ़ता चला जा रहा है। 2014 में कितना था, 2019 में कितना है, 2024 में कितना है। ये लोग वहां पे करप्शन के जाल बुन के रखे हुए। ममता बनर्जी जी कहती हैं कि नहीं, हम वहां पे तो जी सवाल उठेगा ना कि जब शारदा स्कैम का मामला आता है, उसमें शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय आपके यहाँ, तब उनके खिलाफ उस तरह की जांच या उस तरह का आरोप नहीं था। आपके यहाँ जब नेता आ जाते हैं तो ये चीजें खत्म कम कैसे हो जाती है? जनता पार्टी किसी जांच को इंडोर्स नहीं, कितनी बार शुभेंदु अधिकारी जब से आए हैं बीजेपी में, उनसे कितनी बार पूछताछ हुई? हम चरित्र और मूल्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कितनी बार पूछताछ की गई शुभेंदु अधिकारी से? दबाव डाल के किसी इनकम टैक्स के रेट, ईडी के रेट, ये सारी कर रही है। कितनी बार पूछताछ हुई शुभेंदु अधिकारी से? जांच चल रही है तो जांच हो रही है, उसको हम प्रभावित नहीं किया जा रहा है, जांच चल रही है। चलिए ठीक है, संजीव कौशिक जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, बताइए। नहीं, आप दो बातें मैं आता हूं, अनिरुद्ध जी आता हूं मैं। दो बातें कह रहे थे अनिरुद्ध भाई, जो बात कह रहे थे, तो उड़ीसा में किस तरह की कंडीशन है? एक तरफ जहां आप सरकार, जिस पार्टी के सहयोग से वहां सरकार चला रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब महिला सुरक्षा की बात करती है, जब वो भ्रष्टाचार की बात करती है, तो उसी सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर टीएमसी अगर बैठक में शामिल क्यों नहीं हो रही, इसका बेहतर पक्ष स्वयं जी खुद ही बता पाएंगे। लेकिन इससे एक संदेश तो जाता है कि बाकी दलों को उम्मीद है और टीएमसी को उम्मीद नहीं इंडिया अलायंस से। ये तो संदेश साफ है। समाजवादी पार्टी तो बैठक में शामिल हो रही है, डीएमके तो जा रही है, बाकी दल भी है, बाकी बड़े बड़े राज्य भी हैं जहाँ के जो प्लेयर्स हैं बैठक में शामिल हो। स्वयं जी आता हूँ, मैं आता हूँ, एक बार संजीव जी का कमेंट हो जाए, उसके बाद आप बोल लीजिए। संजीव जी, मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक मंच पे भले आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में हैं।
सीधी बात, बंगाल में भी यदि ममता बनर्जी चुनाव लड़ी है तो किसके अगेंस्ट में लड़ी है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वो केवल कांग्रेस को बाहर रखना चाहती हैं या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को भी खत्म करना चाहती हैं, और उस सत्ता में जो भी भागीदारी वो एक अलग नैरेटिव हो जाएगा कि आप बीजेपी के खिलाफ अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं और साथ भी लड़ सकते हैं। दोनों का फर्क और फासला बेहतर जानते हैं संजीव जी। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह बीएसपी अगर अलायंस में होती यूपी में तो समीकरण थोड़े से और ज्यादा बेटर होते, ये आप मानते ही हैं। और अलग अभी वो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रही है। दोनों परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत जमीन आसमान का लेकिन फर्क आ जाएगा। हाँ। 10-12% वोट से भी, आप ये जानते ही हैं। लेकिन सवाल स्वयं जी आपसे है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप लोग इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं? लगातार जो उचित दूरी बनाए रखे हैं उसका कारण क्या है? नहीं, देखिए, आप 1 तारीख की जो बैठक की बात कर रहे हैं, 1 जून को जो बैठक होने वाली है, 1 जून को चुनाव है, उस दिन बैठक में कैसे शामिल हो सकती है नेत्री? इतना बड़ा साइक्लोन आया है कल, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री के ऊपर में है। नहीं, मुख्यमंत्री ही शामिल होंगे या पार्टी अध्यक्ष ही शामिल होंगे, ऐसी मजबूरी तो शायद ऐसा कंपल्शन कहीं अब तक जानकारी नहीं है। तारीख को चुनाव है, आप मेरी बात सुनिए, उस दिन पश्चिम बंगाल में 9-10 सीटों पर चुनाव है और वो चुनाव रात को 10 बजे तक वोटिंग चलती है। तो कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज देते आप अपना, जैसा भेजा जाता है हर बार। इसमें नया क्या है? सुनिए मेरी बात, 100% हमारी नीति में कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे, वो स्पष्ट कर दिया है। तो आप लोग बात करिए, आपने कार्य करना चालू करिए, कौन कौन क्या मंत्रालय क्या नहीं। स्वयं जी, अगर ये मजबूरी है कि चुनाव है तो यूपी में भी चुनाव है, 13 सीटें हैं, बंगाल में तो महज 9 सीटें हैं, हम अपने कार्यों को जानते हैं, हम अपनी ओडिशा में भी है, यूपी में क्या, हाँ, वो हम कैसे बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या, कर्नाटक में क्या, ये तो नहीं। थोड़ी सी आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है स्वयं जी, इसको हम दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं, प्लीज उसको सही करिए। ऑडिबल नहीं है स्वयं जी बहुत ज्यादा इसको तो, और बार बार ऑडियो में चेंजेस आ रहे हैं। सवाल सर्वेश पाठक जी ये भी है, बंगाल में ये 9 सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, 9 की 9 सीटें। एक तरफ आरक्षण का मुद्दा है जिस पर हाईकोर्ट का आदेश आया, ममता बनर्जी ने साफ स्पष्ट कहा कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगी। दूसरी तरफ सीए का मुद्दा भी है जिसको लेकर पीएम ने आज खुद कहा कि लगातार नागरिकता दी जा रही है और उस नागरिकता मिलने से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी से कोई अधिकार छीना नहीं गया। आरक्षण का मुद्दा, सीए का मुद्दा बंगाल की 9 सीटों पर कितना असरदार? देखिए, ये जो 9 सीटें हैं ममता बनर्जी जी जीती थी पिछली बार, लेकिन इस पे बहुत ही जो गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आप सोच सकते हैं कि आप एक बार तो कहते हैं कि बीजेपी पे आरोप लगाती हैं कि बीजेपी आरक्षण को ख़त्म कर रहा है। आपने क्या किया कि ओबीसी के आरक्षण में तुष्टीकरण की राजनीति को पिरो दिया, वहाँ पे उनके जो आरक्षण का जितना प्रतिशत था उसमें से काट के और लोगों को कर दिया। तो वो जो कमी आई वो किसकी कमी आई, किसके लिए कमी आई? ओबीसी के लिए कमी आई। तो आरक्षण को खत्म किसने किया? लोकतंत्र ने जो बनाया, जो सेटअप किया गया था वो किसने किया? ममता बनर्जी कर रही हैं, कांग्रेस वहाँ पे कर्नाटक में कर रहा है। ये यहाँ पे इन लोगों को नहीं देखेगा। बार बार ये संदेश खाली की घटना को छुपाते रहें, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको कितने दिनों तक ये छुपाते रहें, उसके बाद अगर कुछ कहोगे तो मणिपुर पे आ जाएंगे। अरे आपके खुद राज्य में महिला मुख्यमंत्री है, आए दिन बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं पे अत्याचार और रेप की तो घटना ऐसी हो गई है बंगाल में कि आप पूछिए मत, फिर भी उनको जरा भी शर्म की बात नहीं आती है। तो यहाँ पे जो इनका जो ये जो सीट है इस पे गहरा प्रभाव पड़ेगा इन दोनों मुद्दों का। और सबसे पहला क्या चीज है कि वहां पे ममता बनर्जी चाहे कांग्रेस के साथ नहीं आई, आप कहते हैं, संजीव जी बोल रहे थे ना, एक स्ट्रेटेजी है। भैया ये कैसी स्ट्रेटेजी है? लोगों को बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटेजी है ना। पंजाब में एक दूसरे को आम आदमी पार्टी कांग्रेस गाली दे रहा है, दिल्ली में गले मिला के चल रहे हैं। विडंबना देखिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने कांग्रेस कैंडिडेट को भी इतने जीवन में पहली बार वोट ना दे सके। तो ये विडंबना किस बात की है? ये लोगों को केवल भ्रमित करने का है और अवसरवादी की जो राजनीति है उसी की ये पहचान है। ममता बनर्जी ने तो पहले से ही कह दिया कि हमें इस गठबंधन में किस तरीके से नहीं, उन्होंने कांग्रेस को घुसने नहीं दिया बंगाल में। एक अकेला जो कहते हैं ना कांग्रेस का शेर, अधीर रंजन चौधरी जी ही है जो ममता बनर्जी के आगे खड़े हैं। बाकी का देखिए, न राहुल गांधी उस तरीके से मुखर होते हैं, न प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, और कांग्रेस अध्यक्ष की। तो ये जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, ये अवसरवादियों का गठबंधन है। सबको अपने परिवार को बचाना है, अपनी जमीन जो है, अपनी जमीन जो खोई हुई है, किसकी राजनीति अवसरवादिता से दूर है? अगर बीजेडी ने समर्थन लगातार हर मौके पर, हर बिल पर दिया
और बीजेपी गठबंधन की कोशिश कर रही थी, नहीं संभव हो पाया। उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज हम चुनाव में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे गठबंधन नहीं हो पाया और यहाँ पे ये एक गठबंधन में आ चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बीजेडी और बीजेपी ने पहले वहां पे मिलके भी सरकार बनाई थी और सेंटर में जो बीजू जनता दल के हैं वो राज्यसभा में उनको सपोर्ट करते हैं। तो आज ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ओडिशा को ओडिया बोलने वाला मुख्यमंत्री मिलेगा। आपने बताया कि सरकार रही है और मैं बेहतर जानता हूं एनडीए में भी एक मौका ऐसा था जब बीजेडी थी, लेकिन उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। यही तो अवसरवादिता है, मैं यही कह रहा हूं। नहीं, अवसरवादिता आप देखिए इन 2 सालों में जो 2 टर्म में 14-19 में क्या बीजेडी एनडीए का पार्ट था? नहीं था। किस बिल पर एनडीए को सपोर्ट की जरूरत थी और बीजेडी ने नहीं दिया? मुझे एक बीजेडी ने दिया। इवन आप वहां आंध्रा भी चले जाइए, वाईएसआर कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे वो पहले से ही क्लियर है कि हमें गठबंधन में नहीं चलना है। इस पर लंबा सिलसिला हो जाएगा, लेकिन में स्वयं नहीं पुरोहित चलना। यहाँ साहब तो ये गठबंधन के पार्ट हैं। ठीक है, आरक्षण पर एक इतना बड़ा रण, बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर आरोप लगाती रही कि मुस्लिम आरक्षण दे दिया जाएगा, ओबीसी आरक्षण का जो हक है वो मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा, और ठीक बीच हाईकोर्ट का फैसला आता है जिस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि मानेंगे ही नहीं। क्या ओबीसी आरक्षण का हक मुसलमानों में बांटा नहीं गया बंगाल में, जिसका आरोप बीजेपी और प्रधानमंत्री लगातार आप पर लगा रहे थे और वो साबित नहीं हो गया हाईकोर्ट के इस फैसले से? मेरा आपसे सवाल है आयुष जी, आप ये बताइए कि ओबीसी आरक्षण, अदर बैकवर्ड क्लास जो आरक्षण है, संविधान में कहीं लिखा गया है कि ये धर्म और जाति के नाम पे दिया, धर्म के नाम पे दिया जाएगा? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि वो मुसलमान है या वो जैन है उसको नहीं दिया जाएगा? ऐसा कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण की बात संविधान में नहीं है। आप पिछड़ेपन के आधार पर दे सकते हैं, और अगर ये तर्क आपके तर्कों में वजन है, सुनिए ना, अगर आपके तर्कों में वजन था तो हाईकोर्ट में बात साबित करनी थी, बजाय कि आप मुझे साबित करें। जो आप लोग नाकाम रहे, हाईकोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए कि 2010 के बाद जो आरक्षण की लिस्ट थी उसमें खामियां नहीं थी। उसके अगेंस्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, इसलिए बोलने की क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये तो संवैधानिक बात है। संविधान कभी ना उनको आरक्षण दिया गया है, चाहे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जहां भी दिया जा रहा है, राज्य के अंदर में दिया जा रहा है। राज्य सरकार के पास अधिकार होते हैं, राज्य सरकार के पास अधिकार होते हैं। कर्नाटक में जहां पे मुझे सिर्फ ये बताइए, ये आरक्षण का मुद्दा है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? ये जो चुनाव है 2014 में जब स्वयं पुरोहित जी, अगर पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण देना था तो जो लिस्ट सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें मुसलमानों का हिस्सा सबसे ज्यादा कैसे हो गया? ये सब देखिए, कभी मंगलसूत्र की बात करना, कभी आपकी बहस खोल के ले जाएंगे, ये सब लोगों को मुद्दे भटकाने की बात। आयुष जी, कैसे मुद्दे को भटकाने की बात आप कर रहे हैं? आप बताइए, इतने सारे मुसलमान की जातियों को आपने शामिल कर दिया, उसके बाद आप मुद्दे की भटकाने की बात करते हैं। आप महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, तब लोकतंत्र की जो हत्या का आरोप दूसरे पे लगाते हैं, तब कहां जाता है आपका? आप कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, यानी कि जुडिशियल सिस्टम को भी आप नहीं मानेंगे। तुलना नहीं है, इसी तरह तो लोकतंत्र का आवाज सही नहीं आ पा रही है। स्वयं जी की आवाज प्लीज सही करिए, लगातार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अनिरुद्ध जी, एक बड़ा आरोप की पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया, हालांकि हाईकोर्ट ने स्तर को माना नहीं, लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा इन 9 सीटों पर? आयुष जी, इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, इन लोगों के इंडी गठबंधन का है क्या? कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री रहते हैं, ऑन फ्लोर कहते हैं कि भारत के सारे रिसोर्स पे पहला अधिकार किसका? मुसलमानों का है। राहुल गांधी, इनके शहजादे, कहते हैं कि ये पार्टी किसकी है? मुसलमानों की पार्टी है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि एसटी ओबीसी सबके रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दे दिया जाए। कर्नाटक के अंदर 4% ओबीसी का रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दे दिया गया। पश्चिम बंगाल को आइए, पश्चिम बंगाल विवेकानंद की धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, रामकृष्ण परमहंस की धरती है। वहां पे दुर्गा पूजा नहीं करने को मिलता है, वहां पे लोग हाईकोर्ट जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। वहां पे आप मुसलमानों के धर्म गुरुओं को आप वजीफा देते, स्कॉलरशिप देते हैं,
सब तमाम चीजें आप सुविधा मुहैया कराते हैं, और वहीं पे अगर कोई धर्म गुरु होता है, कोई पंडित होता है, कुछ होता है, तो उसको आप किनारे लगा देते हैं। एक चीज आता है, उसके बाद में सारे ये हमारे मित्र जो हैं ये मुस्लिम रिजर्वेशन को इंडोर्स कर रहे हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट के आधार पर रिजर्वेशन। मुसलमानों के आप जो लोग पिछड़े तबके के हैं उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, वो तो रिजर्वेशन इस इशू को आप लोगों ने पहले से क्यों नहीं उठाया? रिलीजियस सेंटिमेंट के आधार पर कहां हाईकोर्ट का आदेश आया और चीजें स्पष्ट हो गई, जो आंकड़ा सामने आया उसमें तमाम चीजों को देखा जा सकता है कि आयुष जी हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे। ये लोग 2010 के बाद की लिस्ट को लेकर सवाल उठाया गया और 14 साल बाद इलेक्शन में मुद्दा बन रहा है। अनिरुद्ध जी सुनिए ना, 2010 के बाद की लिस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया तस्वीर को और मुद्दा बन रहा है 14 साल बाद। अलायंस को राम मंदिर का इनविटेशन दिया गया आने के लिए, तो ये कहे हम लोग नहीं आएंगे। ये कहते कि राम सबके हैं, तो भैया 22 वकील किसके थे वो? अगर इनका बस नहीं चलता ममता बनर्जी जी का, टीएमसी को कांग्रेस का बस नहीं चलता, नहीं तो वंदे भारत एक्सप्रेस को रावलपिंडी एक्सप्रेस बना देंगे। स्वयं जी अगर आपकी आवाज सही आ रही तो बोलिए एक बार। इन्होंने कहा अभी कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद परमिशन देते हैं, हाईकोर्ट जाना पड़ता है लड़ाई करके। थोड़ी मर्यादा रखिए अनिरुद्ध जी, सुनने की भी क्षमता रखिए। आप सुनिए ना, दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाती है पश्चिम बंगाल में। हमारी नेत्री ममता बनर्जी जितनी भी दुर्गा पूजा पंडाल है, सब पंडाल को 60,000 70,000 रुपए हर साल देती है, हर वर्ष देती है। कार्निवल निकाला जाता है दुर्गा पूजा का, अवार्ड दे रहा है। स्वयं जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, अब मैं एक बार फिर से वो सवाल दोहरा देता हूं कि ऐसी क्या स्थितियां थी कि ओबीसी लिस्ट में आपने सिर्फ मुसलमानों को ही शामिल कर दिया, कहीं 70% कहीं 80%? नहीं, देखिए ये तो जनता की मांग है। जो आप डिमांड करेगा उसी को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण में जो क्राइटेरिया होती है उसी को न मिलेगा आरक्षण। सर ये कौन सी क्राइटेरिया है कि आपने ओबीसी में ओबीसी को ही शामिल नहीं किया, ओबीसी मुस्लिम को शामिल कर दिया? देश के अंदर में लोकतंत्र में दिल्ली में जो बैठे हैं, 2010 में वामपंथी के समय हुआ, 2006 में हुआ। आज उस मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी कि आपने गरीबों को कितना आरक्षण दिया, कितने गरीबों को देश के अंदर में रोजगार दिया? ठीक है, मैं उसका जवाब अनिरुद्ध जी से लूंगा, सर्वेश जी भी बताएंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या क्राइटेरिया था, किसने ऐसी मांग की, किसकी मांग पर ऐसा किया आपने? पैसा ले लेकर रोजगार दे रहे थे, आज जेल के अंदर बैठे हुए हैं, करोड़ों और उनके घर में सोना निकल रहा है। स्वयं जी बताइए ना, आखिर किस क्राइटेरिया के आधार पर आप लोगों ने आरक्षण दिया? ये ओबीसी लिस्ट में 70% मुस्लिम्स को शामिल कर लिया, जातियों को आपने कहा कायदा था? जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है धर्म के आधार पे नहीं दिया गया, क्लियर कट है। आरक्षण धर्म के आधार पे दिया जाएगा तो देश की जो चलिए इस पर संजीव जी से भी हम जवाब लेंगे। सवाल संजीव जी आपसे ही है, क्या इस आरक्षण के मुद्दे पर बीच चुनाव में हाईकोर्ट का जो फैसला आया उससे टीएमसी की सरकार घिर नहीं गई है? भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रही है चंद्रबाबू नायडू के साथ। चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम यदि जीत के आते हैं तो मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे, उनके मैनिफेस्टो में है। इस पे भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति को जरा समझने का प्रयास कीजिए। देश के उसे ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को 70% से ज्यादा जगह देना जस्टिफाइड हो जाता है, इसका जवाब बीजेपी देगी, अनिरुद्ध जी देंगे। ठीक है, उस टीडीपी का क्या स्टैंड है? लेकिन देखिए, देश के प्रधानमंत्री यदि ये बात कहते हैं कि देश के संसाधनों पे, हालांकि उनके बातों को तोड़ मरोड़ के दूसरे तरीके से पेश किया गया कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो इन लोगों को बहुत पेट में मरोड़ हो गया। लेकिन देश के संसाधनों पर विदेश के लोगों का हक किसने दिया? विदेश के लोगों से ठीक है, सारी बातें आपका जो भी आरोप है उसका जवाब अनिरुद्ध जी देंगे, लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए ना कि कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है इस बात को? और आपने भी लिस्ट देखी होगी, आपने भी आंकड़ा देखा होगा। मैंने कहा कि अब कोर्ट ने चूंकि आदेश दिया है तो उस पर ममता बनर्जी का अपना टेक है। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। अब वो आगे इसके लिए कौन सा रास्ता देखती हैं, किस परिस्थिति में कैसे वो समझती है, उसका बेहतर ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी उसका जवाब देगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह की दोहरी बातें कर रही है, अपनी ही पार्टी वो दूसरे के ऊपर मुखर हो जा रही है। महिलाओं के बारे में वो बार बार ये बात कह रही है, संदेश खाली के बारे में वो मुखर हो रही है, लेकिन मणिपुर में वो डबल इंजन की सरकार टाटा फिस हो जाती है, उसके बारे में एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है। संसद के बगल में 500 मीटर के बगल में महिलाएं बैठी हुई थी ना, देश के प्रधानमंत्री को 2 शब्द बोलने नहीं, उस पर कभी बोलते हुए नहीं देखा लोगों ने। संदेश खाली पर बहुत देखिए कौशिक जी, उसी पहलवान बेटियों के लिए स्वाति मालीवाल जाके बैठी थी
लेकिन उस स्वाति मालीवाल पे भाई जब साहब, अत्याचार होता है अरे तो भाई उसमें साहब, से एक भी पहलवान बेटी निकल के कोर्ट नहीं ने आ रही है। पॉक्सो तो ये एक्ट के एजेंडा तहत बोला सेटिंग कि मत करिए। चैनल पे आपको अगर दिया जाता है तो एजेंडा सेटिंग मत करिए। आप मुझे बताइए ना, उसी पहलवान बेटियों के लिए इन पार्टी में से एक भी आया? ममता बनर्जी बोलने आई, कांग्रेस पार्टी बोलने आई, आम आदमी पार्टी अगर अभियुक्त है तो ममता बनर्जी बोलने आई, अखिलेश यादव बोलने आया, डीएमके बोलने आया। आपको संदेश खाली दिखता है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आज उसी स्वाति मालीवाल के बारे में कोई मुंह नहीं खोलते हो आप लोग। और वो पहलवान बेटियों के लिए रात दिन वहां पे बैठी हुई थी, तब आपके मुंह में फेविकॉल जम गया है। अभी कल तक तो स्वाति मालीवाल के विरोध में खड़े थे। स्वाति अचानक हाँ, मेरे लिए महिला महिला है, चाहे वो मणिपुर की महिला पे अत्याचार हो, चाहे स्वाति मालीवाल पे हो या संदेश खाली पे हो, मैं हर के लिए बोलूंगा। समझ गए? अगर पहलवान बेटियों पे अत्याचार हुआ तो आज वो आके खड़ी हो स्वाति मालीवाल के पास, क्यों नहीं खड़ी हो रही है? एक चूर शब्द बोला उन्होंने। मामले में महिला पहलवानों के मामले में एक स्टेटमेंट निकाल के दिखाइए किसी भारतीय जनता पार्टी महिला पहलवानों के बारे में जो भी हुआ सब देश ने देख रखा है। मुझे आप बता दिए, वही महिला पहलवान जिसके साथ एक महिला खड़ी थी जो चेयरमैन थी महिला आयोग की, आज उसके साथ क्यों नहीं खड़ी है? संजीव जी, तो ये दोहरा ठीक है, चरित्र उसका भी तो देखिए। जैसे कि ममता बनर्जी की सरकार ने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वैसे ये भी मामला कोर्ट में है, तो दोनों चीजें कोर्ट में ही है। फिर तो अगर यही रुख है कि कोर्ट में है मामला, तो फिर वो दोनों जगह लागू हो जाता उतनी ही समानता के साथ। लेकिन सवाल अनिरुद्ध जी आपसे भी है, एक अलग पैटर्न दिखता है बंगाल की पॉलिटिक्स में और देश की अलग पॉलिटिक्स में। बंगाल में जो ग्रामीण वोटर है वहां पर टीएमसी को वोट कम मिलता है बजाय कि शहरी वोटर में। शहरी वोटर्स में आपकी पकड़ ज्यादा कमजोर दिखती है, लेकिन बाकी देश के हिस्सों में उल्टा दिखता है पैटर्न। शहरी वोटर जो है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखता है ग्रामीण वोटर्स के कंपैरिजन में। हालांकि उस तस्वीर को हाल फिलहाल के कई चुनाव में थोड़ा बदलाव भी देखा गया, लेकिन इस बदलती पॉलिटिक्स के पीछे जमीन पर कारण क्या है और उस शहरी वोटर्स में बीजेपी की पहुंच इस चुनाव में क्यों नहीं बन पा रही है? अनिरुद्ध जी, देखिए, ममता जी जब वहां पे आई तो वो लेफ्ट के एक मूवमेंट के बाद आई कि वहां उन्होंने कहा कि एक सब बात दिखाया कि हम ऐसे डेवलपमेंट करेंगे, ये चीजें करेंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली जो है लेफ्ट जो करती थी, वहां का जो ब्लड बाथ वाली पॉलिटिक्स थी उसी में चली गई वो। 2014 के बाद आप देखिए बीजेपी कितनी सीटें जीतती है, 2019 में कितनी सीटें जीतती हैं, उसके बाद में हमारा वोट शेयर कितना बढ़ता है, विधानसभा हमारी कितनी सीटें थी, उसके बाद में 2019 के बाद विधानसभा का चुनाव होता है कितना सीट बढ़ता है, उसके बाद वोट शेयर हमारा बढ़ता है। वहां आप देखिएगा 2024 के बाद में धीरे, क्योंकि बंगाल हमारे लिए एक ऐसा था कि बंगाल में 2014 के बाद बहुत स्पेस नहीं था, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा नहीं, जैसे हमारे लिए केरल है वैसे बंगाल था, वहां पे त्रिपुरा, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में हमारा, तो धीरे धीरे वहां पे हमारी ग्रोथ देखिए, हम सारे सीट रिटेन कर रहे हैं, जो करंट में सीट उसका डबल हम जीत भी रहे हैं। वहां पे ममता बनर्जी का जो फेस है उन लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई डेवलपमेंट के लिए आई थी, ये करप्शन फ्री के लिए आई थी, तो भतीजा इन्होंने बिठा दिया, भाई करप्शन करो, लूटते जाओ। इनका हर मंत्री करप्शन में है। इन्होंने कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम इंक्लूसिव ग्रोथ करते हैं, हम जब रोड बनाते हैं, जब मोदी जी रोड सड़क बनाते हैं तो उसमें नहीं देखते हिंदू चले मुसलमान चले, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेट करते। स्वयं जी, चलिए स्वयं जी शायद हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर्वेश जी, सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये वोटिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग दिखता है बंगाल में? शहरी और ग्रामीण वोटर्स में डिफरेंस जो है? जी हाँ, आपने कहा, और इसके लिए मैं मानता हूं कि बीजेपी को दोषी मानता हूं। बीजेपी जो भी कार्य किया पूरे 10 सालों में, वो वर्स्ट कम्युनिकेटर है। वो उन वोटर्स के पास या लोगों के पास या युवाओं जो है उनके पास पहुंचाने में उस तरीके से विफल रही है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पहुंचाती थी और 55 साल इस देश पे राज किया है। तो बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी में ये सुधार करने की बहुत ही जरूरी है। बीजेपी ने विपक्ष को वहां किनारे किया और मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में आई। 2014 में भी लोकसभा सीटें थी, 19 में और ज्यादा बेहतर किया। उसके बाद के विधानसभा इलेक्शंस में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। उसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ग्राफ हमारा बढ़ रहा है ऊपर लगातार। जी हाँ, आप जैसे देखिए, इन्होंने मेंशन किया केरला का। केरला में बीजेपी 12% वोट लेके आई। वही अरविंद केजरीवाल गुजरात में लाते हैं 12%, तो उसका इतना बड़ा हुक्केराई होता है। उसी तरह बीजेपी भी केरला में भाई कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 12% वोट शेयर लेके आई, तो न बीजेपी के नेता उसको उस तरीके से उठाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इन्होंने जो भी कार्य जहां भी किया, और ये एक रिमार्केबल जो अचीवमेंट है बंगाल में बीजेपी का, इसमें कोई
दो राय नहीं है। और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग कहिए या जो भी हो रहा है, ये वहां की जनता दिखा रही है, चाहे सत्ता पक्ष को दे रही होगी या विपक्ष में बीजेपी जो बैठी है उनको दे रही होगी। तो ये बीजेपी के स्ट्रेटेजी में बंगाल में कहीं ना कहीं ये कमी देखने को मिल रही है। बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, तथ्य है। क्या ये बढ़ता हुआ ग्राफ आपकी चिंता है, बढ़ाता नहीं है? नहीं, देखिए बढ़ता हुआ ग्राफ कहाँ है? अब 2019 के बाद में 2021 का चुनाव हुआ है, बढ़ता हुआ ग्राफ कहाँ है? बीजेपी के कितने विधायक थे आपके पिछले विधानसभा चुनाव में? 2 विधायक से अगर वो 75 पहुंच रहा है तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ नहीं है। ये किसको बिठाया आपने? ठीक है, नहीं, आप आपस में आरोप प्रत्यारोप मत करिए, मुझे जवाब नहीं बोलेंगे। ठीक है, मुझे जवाब दीजिए। देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव था, 18 लोकसभा के एमपी चुने गए बस भारतीय जनता पार्टी के। उस समय में वाम मोर्चा के जो वोट शेयर थे वो कम होकर के वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुए। उसके बाद में 2021 का चुनाव हुआ। 2021 के चुनाव में क्या हुआ? वही सीटें और वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ। उसके बाद कॉर्पोरेशन बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई, तब तक वहां कांग्रेस और सीपीआई थी। बॉडीज के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। ये आप पता करिए। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दर पे दर खराब होती गई है डे बाय डे। आज जो नेता जा रहे हैं तापस राय, अर्जुन सिंह जैसा, जो भारतीय जनता तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी से बजाय आपकी लड़ाई कांग्रेस या सीपीआईएम से है बंगाल में? स्वयं जी जो आप दावा कर रहे हैं उसी आधार पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर ऐसा है तो क्या सवाल है? दोबारा आपने जो कहा कि बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है, तो क्या नंबर 2 की पोजीशन में या लड़ाई की पोजीशन में आपके सामने कांग्रेस है, सीपीआईएम है या बीजेपी ही है? नहीं, देखिए कांग्रेस तो है नहीं पश्चिम बंगाल में, शून्य पर है। पश्चिम बंगाल में दीदी की गारंटी चलती है। दीदी ने जो लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपोश्री, ये सब जो प्रकल्प दिए हैं, महिलाएं घर से निकल करके, आपने अभी बताया कि वोट शेयर जो बढ़ा है, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। जिस तरह से वोट शेयर बढ़ा है पश्चिम बंगाल में, ये दीदी के ऊपर में लोगों का विश्वास है, दीदी की गारंटी पर विश्वास है। नरेंद्र मोदी की गारंटी नहीं चलेगी पश्चिम बंगाल के अंदर में। चलिए, तो 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन संजीव जी, सवाल ये भी है कि जिस मकसद से अलायंस बना था वो मकसद तो बंगाल में पूरा हुआ नहीं, तो उसका फायदा भी बंगाल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे मान लिया जाए? देखिए वहाँ पे बाकी पार्टियां, मैं आता हूँ स्वयं जी एक बार। बाकी पार्टियों ने उतनी जोरदार तरीके से वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। निश्चित तौर पे ममता बनर्जी जी वहाँ पे मजबूत होंगी। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन के उरूज पे हिंदी पट्टी जो भी क्षेत्र है उसमें रही है। वो उनको पता है कि यहाँ से हमारी सीटें कम हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या बाकी तमाम जगहों से। उनके लिए संभावनाएं वहीं पे बनती हैं, जैसे कि बंगाल में हो या दक्षिण में जाने के लिए। कोशिश भी लगातार देश के प्रधानमंत्री ने पहले भी किया, लगभग 1 महीने तक लगातार वो दक्षिण में लगाते रहे, अपना चक्कर लगाते रहे, और बंगाल में कल भी और आज भी। तो कोशिश लगातार जारी है। लेकिन ममता बनर्जी का वो गढ़ है जिसमें आसानी से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बावजूद कोशिशों के बावजूद जो तथ्य जिसका जिक्र मैंने किया स्वयं जी से कि बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बनी, खुद ममता बनर्जी को इतनी ताकत लगानी पड़ी कि वो अपना गढ़ हार गई नंदीग्राम। भारतीय, आप ये तस्वीर समझ रहे हैं किस तरह से बीजेपी ने वहां ग्राफ अपना बढ़ाया? देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो 24/7 चुनाव मोड में होती है, और चुनाव कोई भी हो पूरी ताकत झोंकती है। सर्वेश भाई से हम सहमत नहीं है कि उनकी कुछ कमी रह गई हो। वो अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद यदि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो और ताकत लगाने की जरूरत है, तो वो लगाती है और उसको सफलता मिलती है। यह बात बिल्कुल सही है कि 2 से 3 सीटों से यदि वहां तक पहुंच गई विधानसभा में तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन क्या ममता बनर्जी इस बार जिस तरह से तमाम कोशिशें इस बार भी लगाई जा रही है, अपने सीटों को बढ़ाती है या घटाती है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और उसमें जिस तरह से उनके साथी लोगों ने जिस तरह से अपने आप को दरकिनार किया या कमजोर कमतर तरीके से चुनाव लड़ा, निश्चित तौर से इसका लाभ ममता बनर्जी को मिलेगा। और अभी भी मैं मान के चलता हूं कि वो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार के तौर पे हैं। सर्वेश जी बहुत छोटा सा फिर मैं अनिरुद्ध जी की बात। बंगाल के 2021 के इलेक्शन में ममता बनर्जी 48% वोट शेयर पाती है, वहीं बीजेपी 39 के आसपास पाता है। और उसके बाद टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। अरे जो पार्टी के पास 2-3 एमएलए थे वो 75 एमएलए पहुंच जा रहे हैं, और मुख्य विपक्षी पार्टी बन के आपके सामने में सीना तान के खड़ा है, और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं है। आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस को आपने 0 कर दिया, और एक तरफ आप कहते हो कि हम इंडिया अलायंस के पार्ट हैं। तो भैया ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड, लोगों को भ्रम, जनता को मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रहे हो भाई? 2014 और 19 में मोदी लहर के बावजूद यदि ममता बनर्जी अपने सीटों को बचाने में कामयाब रह जाती हैं, कौन सा सीट संजीव जी बताओ ना? पूरे हिंदुस्तान में आप पता कर जहां बीजेपी एक सीट नहीं होता था 18 सीट जीत रही है। जहां बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था वो 0 पे आ गए, तो आप फिर कह रहे हो कि विधानसभा की सीट ममता बनर्जी बचा नहीं पाई। ये परिस्थितियां तो आई ना।
संजीव जी। हाँ, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि सफलता तो मिली, लेकिन इन लोगों का दावा तो उस समय भी था कि 200 पार यही लोग कर रहे थे, लेकिन उस समय भी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, बेहतर कर रही है। इस बार क्या कर पाएगी, ये लाख टके का अनिरुद्ध जी, एक लगातार जो आरोप लग रहा है कि अगर बीजेपी 400 पार आई तो बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान में बदलाव कर देगी। एक तरफ ये नैरेटिव है और दूसरी तरफ सीए प्लस मुस्लिम आरक्षण का नैरेटिव है। आयुष जी, बिल्कुल 400 पार होना चाहिए, नहीं तो क्या कहते हैं धर्म के आधार पर ये लोग आरक्षण कर देंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण ये लोग छीन लेंगे। संजीव कौशिक जी इंटेलेक्चुअल पर्सन, लेकिन पता नहीं क्यों बायस होकर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, 2 मिनट का समय लूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा। उत्तर प्रदेश को देखिए, बस उत्तर प्रदेश को देखिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने समझौता किया था आपस में, लेकिन क्या हालत हुआ वहां पे। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बसपा ने किया था, क्या हुआ। आज के टाइम समाजवादी पार्टी कितना वोट शेयर है और कांग्रेस का वोट शेयर 2% है। तो आप ये कह रहे हैं सीटें कम, कहां सीटें कम हो रही। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर आप बताइए ना कि 300, अगर नॉर्थ वेस्ट बेल्ट में हमारे पास 300 से ज्यादा सीटें हैं, तो कहां पे सीटें कम हो रही हैं। अगर साउथ ईस्ट में आते हैं तो हमारी इतना ज्यादा प्रयास कर रही, ज्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं, चाहे तेलंगाना लीजिए, उड़ीसा लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, केरला लीजिए, पश्चिम बंगाल लीजिए, हर जगह हमारी सीटें बढ़ रही हैं। तो हमारी सीटें कम कहां हो रही। तो 400 पार होना जरूरी है। अगर 400 पार नहीं होंगे तो ये लोग एसटी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन लेंगे, क्योंकि इनको नफरत है। ये तो जाके एक धर्म को दे देंगे सारे आरक्षण, इसलिए जरूरी है। अनिरुद्ध जी, अगर टीएमसी की सरकार को आरक्षण देना होगा तो उसमें आप क्या कर लेंगे, या अगर 2010 से लेकर ये सिलसिला चला आ रहा था तो उसमें आपने क्या कर लिया। राजनीतिक तौर से ही आप उसका विरोध कर सकते हैं। उन्होंने आरक्षण दिया, उसके आधार पर नौकरियां लगी, जिनकी नौकरियां थी उनकी नौकरियां रद्द हुई नहीं। हम लोग, ये तो फैक्ट है। उसका तो विरोध हुई रहा है। ये तो विधानसभा की लड़ाई है ना कि आप अगर वहां विधानसभा में आते हैं तब आप उसमें बदलाव कर पाएंगे। तो स्टेट नहीं, अगर आपने कोर्ट ने उनका नहीं, आयुष जी, अगर कोर्ट ने उनका रिजर्वेशन ही रिजेक्ट कर दिया है तो जिस आधार पर उनको नौकरियां मिलो तो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। नहीं, ये कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो नौकरी कर रहे हैं वो करते रहेंगे। कोर्ट में क्यों भाग रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो नौकरी कर रहे हैं वो करते रहेंगे। कोर्ट के ऑर्डर में इस बात का जिक्र है। नहीं, ठीक है, उस पर जो भी चैलेंज होगा वो तो एक मतलब कोर्ट का मैटर ज्यादा यहाँ पे बोलना उचित नहीं है। लेकिन जो ये है कि अगर जिस आधार पे जिसको नौकरी मिले, अगर वो आधार ही नहीं रहेगा तो नौकरी बचेगी कहाँ। खैर, वो कोर्ट में प्रेजुडिस मैटर, उस पर बोलना हमारा उचित नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये है कि अगर 400 पार होना जरूरी है। अगर 400 पार नहीं आएंगे तो ये लोग एससी एसटी ओबीसी सबका रिजर्वेशन छीन लेंगे। बताइए स्वयं पार्टनर हर इंडियन अलायंस जो आपने किया वही आप करते रहेंगे, और उसका आधार हाईकोर्ट का वो फैसला जिस पर बीजेपी हमलावर है लगातार। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो नौकरियां दे नहीं रही है, नौकरियां छीनने की बात कर रही है। ये देश के युवाओं को नौकरियां रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और छीनने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। हाईवे बनता है उसमें रोजगार नहीं मिलता। 2 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन मिलते होते हैं, रोजगार नहीं मिलता। 1 लाख स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें रोजगार नहीं मिलता है। आप बीच में मत बोलिए, आपने बहुत देर तक आपको रोजगार दिखता नहीं। रोजगार जानते हैं, आपको अभिषेक बनर्जी का रोजगार छीन रहा है। गाड़ी अटक गई आपकी। आपके नेता अमित शाह भी अब की बार 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है। 400 पार, एक तो लट लगा दिए 400 पार। कुछ नहीं, क्या है 400 पार? पूछना आपके जितने एमपी हैं ना, इनोवा में भी नहीं आएंगे। 400 रुपया में क्या आप गैस ये देंगे, पेट्रोल डीजल? 400 पार आएगा ताकि आप लोग रिजर्वेशन, धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन न दे सके, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन न छीन सके। नहीं तो आप मंगलसूत्र छीन लेंगे, लोगों की जमीनें छीन लेंगे, जातिया कर लगा देंगे। आपका क्या भरोसा। आप लोगों का बस नहीं चलता मित्र। नहीं तो आप वंदे भारत को रावलपिंडी एक्सप्रेस कर दो। बचाने वाले हिंदू धर्म के देवी देवता है। हिंदू धर्म को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अच्छा, तभी तो आप समर्थन दिए हुए थे जब राम सेतु के लिए, राम का अस्तित्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। आप यूपी 1 यूपी 2 के पार्टनर हुआ करते थे ना, और इंडिया अलायंस को जब इन्विटेशन दिया गया राम जन्मभूमि के, उसमें उद्घाटन पे कोई नहीं पहुंचा। सब कहते राम सबके हैं, लेकिन ये वकील किसके थे? 22 वकील किसके थे भैया? और उसके लिए हमारी सरकार देती है पैसा, और आप भारतीय जनता पार्टी सर्वेश पाठक जी, लेकिन क्या ये इलेक्शन डर का इलेक्शन हो गया है? नैरेटिव में डर भी है कि बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी। देखिए, इधर से कि इंडिया अलायंस आया तो मंगलसूत्र छूट लोगों जाएगा। को यही भ्रमित करने का काम है। बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। यहाँ आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? यहाँ इंडिया अलायंस वाले आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जो ओबीसी का हक है, जो एससी का हक है, जो एसटी का हक है, उसके हक को मार के किसी दूसरे को दे रहे हैं। आप देखिए, अगर कोर्ट भी कहता है कि नहीं ये गलत है तो कहती है हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। तो ऐसी अराजक मुख्यमंत्री को आप हम देख रहे हैं तो लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं। संविधान की हत्या तो यहाँ पे हो रही है। लोकतंत्र की जो ये कहते हैं दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की हत्या तो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए।
टीवी चैनल में बैठ करके आप राजनीतिक विश्लेषक जो बोल करके मैं टीवी चैनल सच्चाई में आ बोलता हूं, जाते हैं। आपको मिर्ची भारतीय जनता लगेगी तो पार्टी इसमें के मैं प्रवक्ता कुछ नहीं नहीं कर है सकता आप। हूं। आप भारतीय जनता अराजकता पार्टी के प्रवक्ता में भी आपके है, मुख्यमंत्री शांति जी से फैला बात कर रही रहे हैं। हैं तो फैला रही हैं, समझ गए स्वयं अरे जी? छोड़िए ना, आप कौन मुझे अराजकता बताइए, फैला महिला रहा है? मुख्यमंत्री पूरा के देश जानता सामने, है। महिला कौन बोलता मुख्यमंत्री है के कि राज्य में हिंदू धर्म 60 साल की लेडी के बात नहीं साथ करता? उसके पूरा देश पोते के जानता सामने है। बलात्कार ये होता है और आपसे शिक्षा लेने की मुख्यमंत्री सरकार नहीं चुप है। रहती और है, रामनवमी क्यों पे नहीं तलवार जाके वहां पर पे बंदूक बोलती लेके है? निकलता जब है सुप्रीम और कोर्ट देश जब की आवश्यकता इंटरवेंशन फैलाने कर की रहा है बात तब उसके करता है। खिलाफ ये पूरा एफआईआर देश दर्ज देखता हो रहा जहाँ है। जहाँ शर्म भारतीय आनी जनता चाहिए पार्टी की आपको, सरकारें नहीं है, ममता उस जी जगह पे को, ये महिला दंगे होने पे फैलाना, शर्म आनी फसाद चाहिए। चलिए ठीक है, यही संजीव देश का कौशिक जी, एक तरीका है हम राज डिबेट के करने का। आखिरी पड़ाव में ये प्रधानमंत्री सबसे अहम नरेंद्र सवाल ये मोदी कि जहाँ 9 रोड सीटें शो कर रहे हैं हैं। और 9 की 9 सीटें टीएमसी के खाते में थी। बीजेपी ने प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री ने इस बार किसी भी चुनाव से ज्यादा रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या बंगाल में आपको लग रहा है कि एक टफ फाइट है? ईमानदारी से। हाँ, देखिए, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकती है। देश के प्रधानमंत्री जब जहां कहीं भी जाते हैं तो एकदम उरूज पे होते हैं और अपने चरम पे होते हैं प्रचार करने के। उनके तरीके भी अलग हैं और कनेक्ट करने की क्षमता जो है उस पर कोई प्रश्न है ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के जो नेता हैं उनकी भाषा या देश के प्रधानमंत्री की भाषा देख रहे हैं आप, वो लाइन लेंथ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ममता बनर्जी किसी चुनावी सभा में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर चिल्ला चिल्ला के कहती हैं ससम्मान कि वो नहीं मानेंगी, तो क्या ये उसी लेवल की बातें नहीं है जिस लेवल का जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, चूंकि राजनीतिक हित के लिए नहीं। आप कोर्ट के फैसले का विरोध कर सकते हैं, ससम्मान कर सकते हैं, ये भी तरीका देखा गया है। कई बार होता है कि जो निगम के इलेक्शन होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायतों के इलेक्शन, वहाँ आरक्षण का मामला हाईकोर्ट तक गया, हर राज्य में गया, यूपी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, वहाँ मुख्यमंत्रियों ने इसे चैलेंज किया, ममता बनर्जी ने जो भी सम्मान किया। ममता बनर्जी ने जो भी फैसला लिया अपने विवेक के हिसाब से। मैं फैसले पर नहीं कह रहा हूं, मैं शब्दों के चयन पर कह रहा हूं। आपने कहा कि शब्दों का चयन जो इस चुनाव में है बदल गया है, उसी सारे पर कह रहा लोग हूं। हाँ। इस हमाम में तो सारे नंगे हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करने लगे, वो मछली मीट की बात करने लगे, वो भैंस की बात करने लगे, वो बेचने की। ममता बनर्जी अपने भाई साहब, मंच से गालियां देती है हिंदू, वहां के रामकृष्ण मिशन देश के को, प्रधानमंत्री तब भी गाली देंगे। क्या होता है? तो तब देश क्या, के प्रधानमंत्री तब कहाँ भी हिंदू आपके मुख मुसलमान से करेंगे? फूटता है कुछ? अरे आप भाई साहब, ऐसे बात मत करिए। अरे भाई जो साहब, एक सत्ता देश, में राज्य की महिला सत्ता में मुख्यमंत्री भारतीय भारतवर्ष जनता में पार्टी एक ही है। राज्य में महिला मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री उसके का यहाँ चुनाव नहीं है महिलाओं भाई। पे अत्याचार हो रहा है, भाई, ये कुछ नहीं बोलती है, भाई, ये रेप हो रहा है। मुख्यमंत्री का उसके चुनाव बाद नहीं अपने है, मंच से ये हिंदू प्रधानमंत्री का हिंदू चुनाव के है। 10 सालों तक गाली लोगों ने देती आपको है और सत्ता फिर की उसका चाबी भाषा दी है। मर्यादा कहाँ 10 जाती है? सालों तक आप वहाँ सत्ता की कुर्सी पर भाषा हैं। मर्यादा कहाँ जाती है? आपको परीक्षा आप देनी है, अगर आपको अपना हिसाब किताब देना है। आप मांग रहे हैं ममता बनर्जी से। बीजेपी के कोई नेता ने बोला तो गलत है, तो गलत है।